हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि सब ठीक होंगे, आपके घर पर सब ठीक होंगे। जैसा कि लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों से वादा किया था कि आर्टिकल 1 के आगे की स्टोरी मैं कंटिन्यू करूंगा। आर्टिकल 1 इंडिया दैट इज भारत, जो लास्ट की कहानी मैंने आप लोगों को बताई, इंडिया नाम कैसे आया, भारत नाम कैसे आया, उस वीडियो को आप लोगों ने काफी सराहा है। और मेरी क्या, आप सब जिस इंग्लिश की वीडियो हो, चाहे वो मैथ की वीडियो हो, चाहे वो रीजनिंग के प्रशांत सर की वीडियो हो, जो भी वीडियो यहाँ पर आ रही है वो कंप्लीटली डिटेल में उनके ऊपर बातें आ रही है और बड़ा प्यार मिल रहा है बच्चों आप लोगों से। और यही प्यार आपका मोटिवेशन देता है हम लोगों को, हम लोग आगे और अच्छा करें। और जल्दी हमारी ऐप आने वाली है, उस ऐप पर भी आपको लाइव क्लासेस मिलेगी। और मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। खैर, ये सबकी टैगलाइन होती है तो मैंने भी इसको यूज कर लिया है। आज की क्लास के अंदर मैं कंटिन्यू करूंगा आर्टिकल 1 से आगे की स्टोरी। तो बच्चों, आज की क्लास में आप लोग आर्टिकल 2 और 3 को समझोगे। तो देखो, मैं कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज मैंने स्टार्ट की हुई है और उसमें अब तक मैंने एक क्लास ली है और उस एक क्लास के अंदर आर्टिकल 1 पढ़ाया है। अब कई सारे बच्चों के डाउट थे कि सर बाकी सब्जेक्ट की वीडियो, हिस्ट्री हुआ, पॉलिटी, ज्योग्राफी हुआ, तो जैसे जैसे टाइम आता जाएगा मैं हिस्ट्री के ऊपर भी बात करूंगा, मैं ज्योग्राफी के ऊपर भी बात करूंगा, फिजिक्स के ऊपर भी बात करूंगा। तो आप लोग का ये जो प्यार है यही हमें कहीं ना कहीं मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए। खैर, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज की वीडियो के ऊपर बात करने से पहले मैं बता देता हूं, यहां पर दिखाई दे रहा होगा आपको प्रशांत सर रीजनिंग के लिए, उसके बाद कुलदीप सर मैथ के लिए, उसके बाद आपको दिखाई दे रहा होगा रवि डागर सर इंग्लिश के लिए, और यहाँ पर कोने में एक व्यक्ति और दिखाई देगा, विवेक सर जीएस के लिए। तो बच्चों, आप लोग इन सारे टीचर को बड़ा प्यार दे रहे हो, वीडियो को काफी शेयर कर रहे हो, और मैं तो ये कहूंगा जितना ज्यादा हो सके और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, वीडियो को फैला दो हर जगह। और आपने देखा होगा यहाँ पर कि प्रशांत सर ने लगभग 3 से 4 वीडियो क्लॉक के ऊपर बनाई है। और बच्चों, बता देता हूं, इतना डिटेल में शायद YouTube पे आपको नहीं मिलेगा जितना प्रशांत सर ने क्लॉक के अंदर पढ़ाया। मतलब घड़ी को घड़ी की तरह बना दिया है, मतलब घड़ी चलती रहती है तो कहीं ना कहीं क्लॉक का चैप्टर भी यहाँ पर चल रहा है। दूसरा, आपने महायज्ञ भाई साहब देखा होगा, आपने मोस्ट हैंडसम मैन कुलदीप सर, तो उन्होंने कैलकुलेशन का महायज्ञ कराया और उसके अंदर जितना डिटेल में हो सकती थी कैलकुलेशन, मतलब कैलकुलेशन के अंदर तो ये है कि भाई साहब महारत हासिल है, उससे हर कुछ नहीं है। आप कोई भी एग्जाम देते हो तो उसके अंदर एक बड़ा पार्ट होता है इसका, तो वो सर करवा रहे हैं। उसके बाद रवि डागर सर इंग्लिश के लिए, तो यहां पर आपको बता देता हूं, सर ने 10 स्टार्ट कराया था। और 10 अगर आपने फर्स्ट क्लास देखी हो, सेकंड क्लास देखी हो, तो बेसिक से स्टार्ट हुआ, अब धीरे धीरे लेवल हाई होता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आप ध्यान रखना कि जैसे ही आगे का टाइम आता जाएगा वीडियो का लेवल और अच्छा होता जाएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बात करते जाएंगे। और दूसरा, मैं खैर अपनी बड़ाई तो करूंगा नहीं, वरना कहेगा कि हर क्लास में फेंकने आ जाता है। खैर, आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो ये छोटा सा मजाक चलता रहता है क्लास के बीच में, तो इसको आप लोग पर्सनली मत ले जाना। कई लोग पर्सनली ले जाते हैं, सर तो हमारे ऊपर ही कमेंट कर रहे हैं। भाई, आपके ऊपर कमेंट नहीं कर रहा और मेरी औकात भी नहीं बनती कमेंट करने की। खैर, आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने से पहले मैं लास्ट क्लास में जो पढ़ाया था एक बार उसको रिवाइज करवा देता हूं। तो एक बार लास्ट क्लास वाला बच्चों देखना आप लोग। लास्ट क्लास के अंदर आप लोगों ने बच्चों देखा था आर्टिकल 1 संविधान का अनुच्छेद 1, क्या लिखा हुआ है बच्चों इसमें, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, इंडिया जो कि भारत है राज्यों का संघ होगा। और यहां पर यह भी समझा कि इंडिया वर्ड कैसे आया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, भारत वर्ड कैसे आया और दोनों वर्ड क्यों ऐड किए गए। इंडिया जो कि भारत है ये लिखा हुआ है। और यहां पे आप लोगों ने लास्ट क्लास में दुष्यंत और शकुंतला की कहानी भी सुनी होगी और आप लोगों को काफी मजा भी आया होगा। वो सारी चीजें मैंने डिटेल में बताई थी, तो थोड़ा रिवाइज करवा देता हूं। ये जो अनुच्छेद 1 है, इंडिया जो कि भारत, ये 2 चीजें बताएगा आपको, एक तो देश का नाम और दूसरा हमारी जो पॉलिटी है उसका टाइप, राज्य व्यवस्था का प्रकार। और बता देता हूं, टाइप ऑफ पॉलिटी का मतलब यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ होगा। और राज्यों के संघ का मतलब मैंने बताया था आप लोगों को कि जो राज्य है वो संघ के अंदर शामिल है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता। बाप बेटे वाला रिलेशन भी मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट क्लास के अंदर। तो अनुच्छेद 1 आर्टिकल 1 इन चीजों के साथ डील करता है। आर्टिकल 1 के बाद हम लोग कंटिन्यू करते हैं आर्टिकल 2। तो बच्चों, थोड़ा सा मैं आज की क्लास के अंदर आप लोगों को आरसी पोडियाल केस जो हुआ था उसके बारे में बताऊंगा। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सिक्किम का क्या स्टेटस है, चंद्रनगर का क्या स्टेटस है, इनके ऊपर कहीं ना कहीं बात होगी। तो आर्टिकल 1 ध्यान रखना, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, इंडिया जो कि भारत है राज्यों का संघ होगा। और 2 चीजें आपको बताएगा, एक तो देश का नाम बताएगा और दूसरा राज्य व्यवस्था का प्रकार। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग बच्चों, आर्टिकल 2 से अब शुरू करते हैं। तो आगे चलना अब आपको। अब देखो आर्टिकल 2 अनुच्छेद 2 दिखाई दे रहा होगा,
एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया, भारतीय संघ में नए राज्य का प्रवेश या स्थापना। यहां पर दो चीजें लिखी हुई है, भारतीय संघ में जो इंडियन यूनियन है, आर्टिकल 1 में अनुच्छेद 1 में हमने भारत को, भारतीय राज्यों को संघ बताया था, और यहां पर आपको दिखाई देगा कि उस संघ के अंदर, भारतीय संघ के अंदर नए राज्य का प्रवेश मतलब एडमिशन, और दूसरा क्या लिखा हुआ है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, नए राज्य का भारतीय संघ में प्रवेश। अब कंप्लीट स्टोरी जानते हैं कि ये भारतीय संघ में प्रवेश का मतलब क्या होता है। तो देखना बच्चों, यहां पर दो बातें लिखी हुई है, पहला वर्ड लिखा हुआ है नए राज्य का प्रवेश, इंग्लिश में कहेंगे एडमिशन, और दूसरा लिखा हुआ है एस्टेब्लिशमेंट। तो यहां पर अगर आप दो वर्ड जानते हो तो इसका मतलब समझ में आएगा कि संविधान सभा के अंदर क्या विचार था जब हमारा संविधान बन रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था। बता देता हूं, अपना जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, लेंथिएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ल्ड है, और काफी खूबसूरत संविधान हम लोगों ने बनाया है। अगर मैं संविधान की बात करूं तो संविधान में आपको अलग अलग कमेटी दिखाई देगी। सबसे इंपॉर्टेंट सब कमेटी जिसको कहा जाता है ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सब कमेटी मानी जाती है। ठीक है, तो उसको लेकर क्या डिबेट हुई उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। और यहां पर दो वर्ड के तरफ आपको ध्यान देना है, एक एडमिशन और दूसरा एस्टेब्लिशमेंट, नए राज्य का प्रवेश और दूसरा नए राज्य की स्थापना। तो पहले तो बच्चों समझना है कि नए राज्यों का प्रवेश इसका क्या मतलब है और नए राज्यों की स्थापना इसका क्या मतलब है। तो बता देता हूं, इसके अंदर एक बात और लिखी हुई है, एक स्टेटमेंट और लिखी हुई है, मैं बता देता हूं। पार्लियामेंट डिसाइडेड ऑन टर्म एंड कंडीशन, कौन निर्धारित करेगी, संसद निर्धारित करेगी। ध्यान रखना, भारत सरकार निर्धारित नहीं करेगी, यहां पर संसद निर्धारित करेगी कि भारतीय संघ में, पार्लियामेंट डिसाइड करेगी टर्म एंड कंडीशन के बेस पर कि उस भारतीय संघ में नए राज्य का प्रवेश हो और नए राज्य की स्थापना हो। अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूं इस नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना का मतलब क्या है। देखो, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो मान लो कि इंडिया है, अगर एक्सटर्नल रीअरेंजमेंट करना हो, बाहर की तरफ कोई अरेंजमेंट करना हो, आउटर स्टेट को इंडिया में ऐड करना हो, तो कहीं ना कहीं पार्लियामेंट टर्म एंड कंडीशन के बेस पर आर्टिकल 2 में डिसाइड करेगी। और अगर इंटरनली रीअरेंजमेंट करना हो, आंतरिक विभाजन करना हो या आंतरिक रीअरेंजमेंट करना हो, तो आर्टिकल 3 में आगे हम लोग समझेंगे। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि उस भारतीय संघ में नए राज्य का प्रवेश हो रहा है और स्थापना हो रही है, उसके लिए कौन निर्धारण करेगा, पार्लियामेंट, हमारी संसद निर्धारित करेगी कि क्या कंडीशन है, क्या टर्म एंड कंडीशन है, उस टर्म एंड कंडीशन के बेस पर नए राज्य का प्रवेश भारतीय संघ के अंदर किया जाए। अब भारतीय संघ के अंदर नए राज्य का प्रवेश और स्थापना हो रही है, आपको पता है कौन डिसाइड कर रहा है, संसद निर्धारित कर रही है, संसद डिसाइड कर रही है। अब आगे की चीजें आपको समझनी है कि वो टर्म एंड कंडीशन क्या हो सकती है, क्या नहीं हो सकती है। तो एक छोटा सा पॉइंट मैं आप लोग को बता देता हूं कि पार्लियामेंट अपने तरीके से डिसाइड करेगी कि अगर किसी आउटर स्टेट को, आउटर टेरिटरी को अगर अक्वायर्ड करना है तो क्या तरीका होगा, अगर दूसरा स्टेट जहां पर पॉलिटी एग्जिस्ट नहीं है, जहां पर सरकार नहीं चल रही है, उसको अगर एक्वायर्ड करना हो तो क्या तरीका होगा। वो सारी टर्म एंड कंडीशन कौन डिसाइड करेगी, पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, संसद निर्धारित करेगी। थोड़ा सा मैं आप लोग को बता देता हूं कि यहां पर नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना, इसका मतलब इस चीज पर डिपेंड करेगा कि जिस राज्य को, जिस क्षेत्र को, जिस देश को हम अक्वायर्ड कर रहे हैं, हम अधिकृत कर रहे हैं, वहां पर पहले से सरकार है या नहीं है। एक एग्जांपल मैं आप लोग को बता देता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल म्यांमार का एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। अब म्यांमार का कोई रीजन है, म्यांमार का कोई क्षेत्र है, अगर उस क्षेत्र को भारतीय संघ में मिलाना है तो ये हमारी पार्लियामेंट डिसाइड करेगी अपने टर्म एंड कंडीशन के बेस पर कि उसको भारतीय संघ के अंदर स्थापित किया जाए। अगर म्यांमार के उस क्षेत्र के अंदर पहले से कोई सरकार चल रही है, कोई गवर्नमेंट वहां पर है और उसको अक्वायर्ड किया जाए, तो उसका मतलब होगा कि उसकी स्थापना की जा रही है। उसका मतलब क्या होगा, उसकी स्थापना की जा रही है। दूसरा क्या है कि मान लो कि ऐसा क्षेत्र है जहां पर कोई सरकार नहीं है, बिल्कुल खाली एरिया है, म्यांमार का क्षेत्र, उसको अक्वायर्ड किया जा रहा है, तो उसका मतलब कि नए राज्य का प्रवेश किया जा रहा है। तो ये डिपेंड इसके ऊपर करेगा कि उस स्टेट के अंदर, वहां पर जिस क्षेत्र को अक्वायर्ड किया जा रहा है, जिसको अधिकृत किया जा रहा है, वहां पर सरकार है या नहीं है। इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि इंडिया जो है, भारत जो है, अगर भारत से बाहर कोई भी स्टेट अगर इंडिया के इसके अंदर आता है, इंडियन यूनियन के अंदर, तो पार्लियामेंट डिसाइड करेगी भाई। तो आर्टिकल 2 के अंदर ये सारी चीजें दिखाई देगी। दोबारा रिपीट कर देता हूं
नए राज्यों का प्रवेश और नए राज्यों की स्थापना लिखी हुई है, और कौन डिसाइड करेगा? पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, संसद निर्धारित करेगी, और संसद की कुछ टर्म एंड कंडीशन होगी। तो ये सिंपल सी बात आप लोगों ने जानी। अब आगे की स्टोरी हम लोग समझते हैं। अब कई बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल दिखाई देंगे, जैसे गोवा का एग्जाम्पल है, दादर नगर हवेली का एग्जाम्पल है, दमन एंड दीव का एग्जाम्पल है, फ्रांस की कुछ बस्तियां थी, पांडिचेरी, माहे, क्राइकल, यनम, चंद्रनगर भी इवन, और उसके बाद आपको दिखाई देगा लक्षद्वीप वगैरह। तो मैं बता देता हूं कि ये जितने भी एग्जाम्पल मैंने आपको बताए हैं वो आर्टिकल 2 के अंदर नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। तो पहले तो बेसिक चीजें आपको समझनी है। देखो, नए राज्यों का प्रवेश और नए राज्यों की स्थापना हम लोग भारतीय संघ के अंदर कर रहे हैं, तो आगे की स्टोरी आप लोग को जाननी है। आरसी पोडियाल केस क्या था, आज की क्लास में कहीं ना कहीं आपको पता चलेगा। तो आगे की चीजें मैं आप लोग को बता देता हूं कि अगर एग्जाम्पल की बात करो, अनुच्छेद 2 का क्या एग्जाम्पल है, तो कई लोग गोवा, दमन दीव, दादर नगर हवेली, इन सब का एग्जाम्पल देते हैं, फ्रांस की बस्तियों का एग्जाम्पल देते हैं, लक्षद्वीप का एग्जाम्पल देते हैं। तो मैं बता देता हूं, इसका एक ही एग्जाम्पल आपको दिखाई देगा अनुच्छेद 2 का, और वो है चंद्रनागौर। बात करेंगे कि कैसे क्या एग्जाम्पल है, सिक्किम क्यों नहीं है उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो थोड़ा सा आप लोग समझना, तो थोड़ा सा मैं आप लोग को बता देता हूं। जैसे गोवा की बात करूं तो गोवा आपको दिखाई देगा कि जब आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे और उसमें मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत पढ़ोगे, तो यहां पर आपको दिखाई देगा कि भारत के एक वायसराय हुए हैं अल्फांसो डी अल्बुकर्क। 1510 के अंदर, 1510 के अंदर उन्होंने क्या किया, गोवा उस टाइम पे जो बीजापुर क्षेत्र हुआ था उसका एक पार्ट हुआ करता था, और बीजापुर के एक शासक थे जिनका नाम था यूसुफ आदिल शाह। ध्यान रखना बच्चों, बीजापुर के शासक का नाम क्या था? यूसुफ आदिल शाह। उस यूसुफ आदिल शाह से गोवा को कैप्चर्ड किया था किसने? अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जो कि पुर्तगाल के दूसरे वायसराय थे। आगे चलकर 1530 के अंदर, 1530 के अंदर गोवा को कैपिटल बना दिया गया। किसकी? गोवा को कैपिटल बना दिया गया पुर्तगालियों की, पुर्तगीज की। तो गोवा कैपिटल बन गई 1530 के अंदर। उससे पहले कोचिन कैपिटल हुआ करती थी, तो गोवा कैपिटल बन गई। 1530 से लेके 1961 तक की अगर मैं बात करूं तो इस पूरे टाइम ड्यूरेशन के दौरान गोवा कहीं ना कहीं किसके अधिकार क्षेत्र के अंदर रहा? पुर्तगालियों के पास रहा। 61 के आसपास हमारी सरकार, भारत सरकार वहां पर पुलिस एक्शन करती है, पुलिस कार्रवाई करती है, और जब भारतीय पुलिस वहां पर जाती है, भारतीय सेना वहां पर जाती है, तो गोवा, पुर्तगाल की सरकार क्या करेगी? पूरे के पूरे गोवा क्षेत्र को छोड़ देगी वहां पर। अच्छा, एक एग्जाम्पल मैं आप लोग को बता देता हूं। ऐसी आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे इंडियन हिस्ट्री के अंदर। तो जब ये गोवा मिला 1961 के अंदर, तो ध्यान रखना, गोवा को भारत में मिलाने के लिए हमने संविधान में संशोधन किया था, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया था। तो गोवा जो है आर्टिकल 2 के अंदर नहीं आता है। तो गोवा आपको दिखाई देगा 1961 के अंदर भारत का हिस्सा बन गया, और उसके लिए संविधान का संशोधन करना पड़ा। जब आप लोग आगे अनुच्छेद 4 पढ़ोगे, आर्टिकल 4 पढ़ोगे, तब आपको दिखाई देगा कि 2 और 3, अनुच्छेद 2 में जो बातें लिखी हुई है और 3 में जो बातें लिखी हुई है, उनमें कोई भी बदलाव करना है, उनमें जो भी चीजें आती है, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाना हो, कम करना हो, तो उसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन अनुच्छेद 2 में गोवा बिल्कुल नहीं आएगा, उसके लिए हमने संविधान का संशोधन किया। कंफ्यूज मत होना, धीरे धीरे बने रहना, धीरे धीरे चीजें समझ में आएगी, क्योंकि भाई ये संविधान है, इतना इजीली समझ में नहीं आता। क्योंकि अगर इतना इजीली समझ में आता तो भाई वकीलों को कौन पूछता? आपने देखा होगा आज के टाइम पे पड़ोसी का पड़ोसी के साथ झगड़ा हो जाता है, पड़ोसन के साथ तो नहीं होता है खैर, तो पड़ोसी का पड़ोसी के साथ झगड़ा हो गया और बात बात पर 100 नंबर पे कॉल हो जाती है, या छोटी मोटी चीजें जो होती है कोर्ट में सीधा चले जाते हैं। और वहां पर अगर वकील वगैरह है, उसको कानून की जानकारी है, और सीधा अपने चैम्बर में जाते ही ये कहेगा सर हाफ एन आवर 10,000 रुपीज, आधे घंटे जानकारी देने के 10,000 रुपए लूंगा। और कुछ नहीं है, जो उसको ज्ञान है, जिसको नॉलेज है, वो कहीं ना कहीं उसको ही आपको शो कर रहा है। तो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन को डिटेल में आपको जानना है। एक एक बातें जो इसके अंदर लिखी हुई है, उस एक एक वर्ड का मतलब समझना है। तो ध्यान रखना, एक एक वर्ड का जब आप मतलब समझोगे तब आपको आगे की स्टोरी समझ में आएगी कि हाँ इसका मतलब ये है, भाई इसका मतलब ये है। तब आप कहोगे ओ बेटे ये तो यहाँ पे खेल रहा है, हम तो ऊपर ऊपर से रटते रह गए लूसेंट वगैरह, और यहाँ पर तो नए राज्य का प्रवेश और स्थापना में अंतर होता है, एग्जिस्टिंग पॉलिटी का, राज्य व्यवस्था जो स्थापित है उसका। तो ये बच्चों ध्यान रखना कि संविधान की एक एक बातें आपको समझते हुए चलनी, और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे की जो भी क्लासेस होगी उसके अंदर कंप्लीटली मास्टर बन जाओगे। रटना नहीं है, बिल्कुल चीजों को समझना है। जैसे आपने इंडिया भारत की स्टोरी समझी, यहाँ पर सिंपल आया
भारतीय संघ में नए राज्य का प्रवेश व स्थापना। 2 मिनट के अंदर चीजें याद होगी। इंडिया दैट इज भारत, आर्टिकल 1, नए राज्य का प्रवेश स्थापना, अनुच्छेद 2। और जितना हो सके थोड़ा कीवर्ड याद किया करो बच्चों, क्योंकि क्या होता है कि आप लाइन बाय लाइन रटते हुए चलते हो तो उससे वो सारी चीजें आप रिकॉल नहीं कर पाते, और अगर कीवर्ड समझते हो, उसके पीछे की स्टोरी आप जानते हो, तो एक एक वर्ड आपको समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब क्या है और इन चीजों का मतलब क्या है। अब थोड़ा सा मैं आप लोग को बता देता हूं, ये जो आर्टिकल 2 है, 3 है, संविधान का जो एक एक अनुच्छेद है, संविधान सभा की उसके ऊपर लंबी बहस चली है, और इतनी बहस चली है कि अगर मैं उनके ऊपर बात करने लगूं तो शायद 4-5 क्लास तो उसी में निकल जाए। अगर हम केटी शाह जो हमारे संविधान सभा के मेंबर थे, एच.एन. कुंजरू वगैरह, तो उन्होंने आर्टिकल 2, 3 को लेकर लंबी बहस की है, लंबी चर्चा उसके ऊपर चली है। तो उनके ऊपर हमें नहीं जाना है, हमें जो वर्तमान के अंदर जो चीजें हैं उनको कहीं ना कहीं समझना है। पास्ट वाली चीजें मैं डिटेल के अंदर उनके ऊपर ही बात करता रहूंगा, क्योंकि अगर मैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट पढ़ाने लगा, संविधान सभा की जो वाद विवाद है वो पढ़ाने लगा, तो भाई पॉलिटी तो 1 या 2 साल 3 साल में भी कंप्लीट ना होगी। तो आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या चीजें इसके अंदर आ रही है। तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि गोवा भारत के अंदर आया, अनुच्छेद 2 में नहीं आएगा, संविधान का संशोधन करना पड़ा। आगे और ज्यादा डिटेल में जब आगे क्लासेस होगी तो गोवा की और स्टोरी समझेंगे। उसके बाद मैं आप लोगों को बता देता हूं, फ्रांस की सरकार जब यहां पर आई, आप हिस्ट्री के अंदर पढ़ोगे कि सबसे पहले पुर्तगीज आए, पुर्तगाल आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेनिश आए, फिर फ्रांस आए। कहोगे सर हम कब आएंगे? आप भी जल्दी आओगे, जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा आप जल्दी मिलोगे। आज के टाइम पे एक वीडियो वायरल हो रही होगी, आपने देखा होगा कि लॉकडाउन के अंदर लड़का और लड़की बंद है और घरों के अंदर मुलाकात हो नहीं पा रही है, और क्या होता है कि जैसे ही लॉकडाउन खुलता है तो एक शॉर्ट क्लिप दिखाई दे रही है कि लड़की दूर खड़ी और लड़का जाके चिपट जाता, गले लग जाता उससे। तो वहां पर आपको दिखाई देगा कि भाई कितनी तन्हाई है यहाँ पर। तो चिंता मत करो, बने रहो, हंसी मजाक चलता रहेगा, सारी चीजें यहाँ पर चलती रहेगी। खैर मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा, वरना आप कहोगे कि नहीं ये पढ़ाने नहीं आता, टाइम पास ज्यादा करने आता है। खैर ये चीजें थी। तो आर्टिकल 2 के अंदर आपने इतना जाना। अब आगे की स्टोरी समझना। फ्रांस की सरकार जब यहां पर आई तो फ्रांस की सरकार ने, आपको कुछ क्षेत्र दिखाई देंगे, जैसे आपको पांडिचेरी, माहे, क्राइकल, यनम, चंद्रनागौर, इनका क्षेत्र दिखाई देगा। तो ये जितने भी रीजन थे तो कहीं ना कहीं इनको भी कैप्चर किया। देखो बच्चों, एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं, अगर मैं एक एक स्टेट की स्टोरी सुनाने लगा, जैसे मान लो माहे कैसे कैप्चर हुआ, यनम कैसे कैप्चर हुआ, चंद्रनागौर कैसे कैप्चर हुआ, तो उसके अंदर टाइम काफी लग जाएगा, और वो इतना हमारे काम का है नहीं। लेकिन टाइम टू टाइम जैसे आएगा, जैसे मेरे को टाइम मिलता है उनके ऊपर भी मैं बात करूंगा। लेकिन आज के लिए आप लोग को आर्टिकल 2 और 3 की स्टोरी जाननी है, तो ये चीज यहां पर आपको दिखाई देगी। तो फ्रांस के अधिकार क्षेत्र के अंदर थे वो, 1954 के अंदर सेम स्टोरी वहां पर बनी। तो वो जो सारे के सारे रीजन थे वो भी भारत सरकार को मिले, और उन सभी को मिलाकर एक स्टेट बनाया गया, पुदुचेरी, जो कि पांडिचेरी था। और ये जो पांडिचेरी था, ध्यान रखना बच्चों, इस पांडिचेरी को ही ये माहे, क्राइकल, यनम, इनको मिलाकर एक पांडिचेरी क्षेत्र बनाया गया। इसके लिए भी संविधान का संशोधन करना पड़ा, याद रखना बच्चों। तो बच्चों, गोवा और पांडिचेरी के लिए संविधान का संशोधन करना पड़ा, ध्यान रखना, अनुच्छेद 2 के अंदर वो नहीं हुआ था। खैर आगे हम लोग बात करते हैं। थोड़ा सा मैं आप लोगों को सिक्किम की स्टोरी बता देता हूं। तो सिक्किम को समझने के लिए आपको एक आर्टिकल समझना पड़ेगा, जो है आर्टिकल 2A, जो कि आर्टिकल 2 से अलग पार्ट है। तो खैर आप लोग इतना समझ गए कि गोवा पुर्तगाल के अधीन था, और उसके बाद आपने देखा कहीं ना कहीं फ्रांस की बस्तियां थी, माहे, क्राइकल, यनम, ये जो क्षेत्र थे, पुदुचेरी, इनको मिलाकर जो पांडिचेरी पुदुचेरी बना, इन दोनों के लिए संविधान का संशोधन करना पड़ा। अब थोड़ा सा हम लोग सिक्किम के बारे में समझ लेते हैं बच्चों। तो थोड़ा सा सिक्किम के बारे में मैं आप लोग को बता देता हूं। अब देखना सिक्किम क्या था। तो पहले तो थोड़ा सा आप ध्यान रखना कि अगर आप मैप में देखते हो, देखो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना ड्राइंग को लेके, तो यहां पर आपको दिखाई देगा कहीं ना कहीं क्या, सिक्किम। सिक्किम सिक्किम एक थिम्बू लैंग्वेज का वर्ड है, जिसका मतलब होता है न्यू प्लेस, नई जगह। जैसे आप लोग नई जगह देखते हो ना, कहीं भी जाते हो तो नई जगह देखते हो। नई जगह का मतलब नई लड़की देखते हो, नई जगह का मतलब जब जहां पर आप जाते हो तो उस जगह को एक्सप्लोर करते हो। तो सिक्किम यहाँ पर क्या था, मैं ज्यादा बैकग्राउंड की बात नहीं करूंगा। यहाँ पर चोग्याल डायनेस्टी हुआ करती थी, चोग्याल वंश हुआ करते थे। तो आसपास के रीजन के अंदर जब वो लोग इस तरफ आए, तो सिक्किम के अंदर आप लोग जब ज्योग्राफी में पढ़ोगे तो आपको दिखाई देगा नाकुला दर्रा, नाथुला दर्रा,
ये दर्रे आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर सिक्किम में दिखाई देंगे। तो सिक्किम के अंदर जब वो चोग्याल डायनेस्टी यहाँ पर आई तो उनको एक नई जगह मिली और उनकी लैंग्वेज जो थी वो थिम्बू लैंग्वेज थी। और मेरे को थिम्बू लैंग्वेज में एक ही वर्ड पता है, वो है सिक्किम। और सिक्किम का मतलब होता है न्यू प्लेस, नई जगह। जैसे आप लोग को पंजाबी के अंदर एक ही चीज पता है ना कि हुण किथे जा रहा सी, तो मेरे को भी इस थिम्बू लैंग्वेज के अंदर एक ही वर्ड पता है और वो है सिक्किम। सिक्किम का मतलब नई जगह। खैर चोग्याल डायनेस्टी थी। उसके बाद हुआ क्या कि 1974 के अंदर सिक्किम, बता देता हूं मैं आप लोग को, 1974 के अंदर एक नया आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया, दैट इज आर्टिकल 2A। तो समझना बच्चों कौन सा आर्टिकल जुड़ा है यहाँ पर, आर्टिकल 2A। और आर्टिकल 2A के अंदर लिख देता हूं यहाँ पर, आर्टिकल 2A अनुच्छेद 2A। तो आर्टिकल 2A के अंदर क्या दिया गया, सिक्किम को एक एसोसिएट स्टेट बनाया गया। सिक्किम को क्या बनाया गया, सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाया गया, सिक्किम को एसोसिएट स्टेट बनाया गया। ये बात आप लोग लिखते हुए चलना, एसोसिएट स्टेट बनाया गया, सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाया गया। और किस आर्टिकल के अंदर लाया गया, आर्टिकल 2A के अंदर लाया गया। और ध्यान रखना आर्टिकल 2A को लेकर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक अमेंडमेंट हुआ और वह अमेंडमेंट कौन सा था, 35th अमेंडमेंट, 35वां संविधान संशोधन। कब, 1974। ध्यान रखना सिक्किम को एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया किस आर्टिकल के अंदर, 2A के अंदर, अनुच्छेद 2A के अंदर। और कौन सा संशोधन था, 35वां संविधान संशोधन। किस ईयर हुआ, 1974 के अंदर हुआ। और सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दे दिया। और एक चीज और बता देता हूं, जब ये 35th अमेंडमेंट 1974 हुआ, इसमें आर्टिकल 2A जोड़ा गया और सिक्किम को स्पेशल स्टेटस कहीं ना कहीं दिया गया। और आपको दिखाई देगा सिक्किम को आगे चलकर जब स्पेशल स्टेटस दिया गया तो उसको लेकर एक आर्टिकल और जोड़ा गया, 371F, 371 का F पार्ट। तो ध्यान रखना आर्टिकल 2A जुड़ा और आर्टिकल 371F जुड़ा। और एक 10वीं अनुसूची और जुड़ी हुई थी, खैर उसके ऊपर हम लोग इतना ज्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं। तो आर्टिकल 2A जुड़ गया और आर्टिकल 371F, उसमें सिक्किम को स्पेशल स्टेटस मिलेगा आगे चल के। ठीक है, अब आगे आपको दिखाई देगा कि जब सिक्किम को भारत में मिलाया गया तो सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाया गया था। कब बनाया गया, 1974। अमेंडमेंट कौन सा हुआ, 35th अमेंडमेंट हुआ। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, सिक्किम का विलय भारत में हुआ, सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया किस आर्टिकल के अंदर, 2A के अंदर। सिक्किम को लेकर स्पेशल प्रोविजन है, विशेष प्रावधान है किस आर्टिकल के अंदर, 371F के अंदर। अब आगे की स्टोरी समझना है। ठीक है, तो यहां पर आप लोग ये लिखते हुए चलना कि कौन सा अमेंडमेंट था, कौन सा आर्टिकल था, सिक्किम को लेकर स्पेशल प्रोविजन किस आर्टिकल में है, 371F के अंदर। अब देखो क्या हुआ, सिक्किम को कंप्लीट स्टेट बनाना है। तो कंप्लीट स्टेट बनाने के लिए क्या किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक और अमेंडमेंट किया गया, 36th अमेंडमेंट। कौन सा अमेंडमेंट किया गया, 36th अमेंडमेंट किया गया, 36th अमेंडमेंट। एक सेकेंड बच्चों, ठीक है। तो कौन सा अमेंडमेंट किया गया, 36th अमेंडमेंट। और वो कब हुआ, 1975 के अंदर। 36वां संविधान संशोधन 1975 हुआ और उस 36वें संविधान संशोधन 1975 के अंदर आर्टिकल 2A को रिपील कर दिया गया, आर्टिकल 2A को हटा दिया गया, जिसमें सिक्किम को एसोसिएट स्टेट बनाया गया था। 36th अमेंडमेंट के जरिए आर्टिकल 2A हट गया और सिक्किम बिकम्स कंप्लीट स्टेट ऑफ इंडिया। ध्यान रखना सिक्किम को भारत का क्या बनाया गया, कंप्लीट स्टेट का दर्जा दिया गया, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है आर्टिकल 2A को लेकर। आर्टिकल 2A की स्टोरी सिर्फ कुछ महीनों की स्टोरी थी। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, आर्टिकल 2A में क्या लिखा हुआ था, सिक्किम टू बी एसोसिएट स्टेट ऑफ इंडिया, सिक्किम भारत का सह राज्य होगा। और किस अमेंडमेंट से आया था वो, 35th अमेंडमेंट 1974, 35वां संविधान संशोधन 1974। ये क्वेश्चन जो है वो CAPF AC एग्जाम के अंदर आ चुका है। आप लोग बच्चों ध्यान रखना, 35वां संशोधन था, 2A जोड़ा गया, सिक्किम को एसोसिएट स्टेट बनाया गया और उसके कुछ महीनों के बाद 36th अमेंडमेंट हुआ,
किस ईयर हुआ? 1975, 36वां संविधान संशोधन 1975 हुआ और आर्टिकल 2A को हटा दिया गया और सिक्किम को कैसा स्टेट बना दिया गया? कंप्लीट स्टेट बना दिया गया। तो आर्टिकल 2A की स्टोरी आपको कुछ टाइम की स्टोरी दिखाई देगी। अब आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं। आर्टिकल 2 में भारतीय संघ में नए राज्य का प्रवेश व स्थापना समझी और आर्टिकल 2 के अंदर ये चीजें समझी आपने, और 2A के अंदर आपने किसकी स्टोरी जानी? सिक्किम की स्टोरी जानी। तो 2A आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है। ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखना। एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, आप कमेंट बॉक्स में लिखना कि बताओ सिक्किम को स्पेशल स्टेटस किस आर्टिकल के अंदर मिला हुआ है। तो बच्चों के कमेंट आने चाहिए और उसका आंसर आपको दिखाई देगा आर्टिकल 371 का क्लोज F। तो ध्यान रखना, सिक्किम को स्पेशल स्टेटस दिया गया है किस आर्टिकल के अंदर? 371 F के अंदर। अब आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो आर्टिकल 2A के अंदर इतनी चीजें समझ में आई। अब देखो, एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस मैं आप लोगों को बता देता हूं, RC पोडियाल केस। एक्चुअल में केस क्या था? आपने देखा सिक्किम को लेकर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक तो आर्टिकल आया था 2A, जो कि कुछ टाइम के बाद कंप्लीट स्टेट बना तो हट गया। उसके बाद एक आर्टिकल आया, आर्टिकल 371F, आर्टिकल 371F। अब इसको लेकर क्या केस हुआ? RC पोडियाल केस हुआ और इस RC पोडियाल केस में इन दोनों आर्टिकल को चैलेंज किया गया कि आर्टिकल 2A और 371F जो है वो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन को वोलेट कर रहे हैं। तो RC पोडियाल केस का नाम लिख देता हूं। केस का नाम क्या था? RC पोडियाल केस। दोबारा रिपीट कर देता हूं बच्चों, केस का नाम क्या था? RC पोडियाल केस। और इस RC पोडियाल केस के अंदर 2A को चैलेंज किया गया और आर्टिकल 371F जिसमें सिक्किम को स्पेशल स्टेटस दिया गया है उसको चैलेंज किया गया। और बता देता हूं RC पोडियाल केस में क्या स्टेटमेंट आई। RC पोडियाल केस में ये आई स्टेटमेंट आई कि जो आर्टिकल 2A है और 371F है वो हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का वोलेशन नहीं कर रहा है और इसको जो स्पेशल स्टेटस दिया है वो 371F के अंदर वो बिल्कुल ठीक है। तो ध्यान रखना, RC पोडियाल केस बड़ा ही इंपॉर्टेंट केस है। उसके अंदर इन दोनों आर्टिकल को चैलेंज किया गया था और इसके अंदर कोर्ट ने कहा कि सिक्किम का जो स्टेटस है वो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर वोलेट नहीं कर रहा है, वो कहीं ना कहीं आर्टिकल 371 में जो स्पेशल स्टेटस है वो कहीं ना कहीं ठीक वाली चीज है। तो आपको ये चीजें कहीं ना कहीं आपको आर्टिकल 2A के अंदर दिखाई देगी। आप लोगों से सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, सिक्किम को एसोसिएट स्टेट बनाया गया, सिक्किम को सह राज्य बनाया गया किस आर्टिकल में? 2A के अंदर बनाया गया था। और बता देता हूं अमेंडमेंट कौन सा था? 35th अमेंडमेंट। सिक्किम कंप्लीट स्टेट आ गया, आर्टिकल 2A रिपील हो गया, आर्टिकल 2A हट गया और उसके बाद 36th अमेंडमेंट 1975 वहां पर हुआ था। और सिक्किम का स्पेशल प्रोविजन किस आर्टिकल में है? 371 के क्लोज F के अंदर, 371 के खंड F के अंदर। तो ये स्टोरी कहीं ना कहीं आप लोगों ने किस आर्टिकल की समझी? अनुच्छेद 2 की समझी। एक और केस मैं आप लोगों को बता देता हूं। खैर इतनी केस का जिक्र मैं करूंगा नहीं, आप लोग शायद बोर होंगे केस सुनते सुनते, कहोगे सर अपने केस से तो निपटा नहीं जा रहा, आप नए पे नए केस ले लाते जाओ। खैर मैं समझ सकता हूं आप लोगों के ऊपर कौन से केस लगे हुए हैं। कहोगे सर कुछ नहीं है, केस कुछ नहीं है, बस टाइम कट रहा है किसी तरीके से। तो आप लोग के केस का जल्दी निपटारा होगा। कोर्ट बैठ चुकी है और आप समझ गए होंगे कि मैं किस पॉइंट के ऊपर बात कर रहा हूं। तो कोर्ट बैठ चुकी है और कोर्ट जल्दी डिसीजन देगी कि भाई लॉकडाउन कंप्लीटली खोल दिया जाए और जिसको जिससे मिलना है घूमने फिरने की कंप्लीट आज़ादी दी जाए। अब आप देखोगे कि संविधान का अनुच्छेद 19(1)D आपको कहीं भी घूमने की आज़ादी देता है, तो आप इजीली जो है कहीं ना कहीं घूम सकते हो, आप कहीं पे बस सकते हो, कहीं पे रह सकते हो, तो कोई इस चीज़ की दिक्कत नहीं है। तो घूमने फिरने की आज़ादी आपको जल्दी मिलने वाली है अनुच्छेद 19(1)D के अंदर, वो रोक टोक जल्दी हटने वाली है। लॉकडाउन सबके लिए बेकार है, चाहे वो कोई भी पर्सन, चाहे आप हो, चाहे हमारे जैसे टीचर है, चाहे कोई और भी पर्सन है। तो कहीं ना कहीं चीज़ें इम्पैक्ट हुई है, इफेक्ट हुई है, लेकिन जल्दी छुटकारा मिलेगा। बस वो आपको सब्र रखना है, थोड़ा सा इतना पेशेंस रखा 4-5 महीने का, थोड़ा सा और रखना है, चीज़ें स्मूथली चलेगी, इकोनॉमी स्मूथली आएगी अपनी, तो मतलब अच्छे दिन आएंगे। खैर मेरी टैगलाइन नहीं है ये, तो ये चीज़ आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। तो सिक्किम को लेकर मैंने आप लोग को चीज़ें बताई। अच्छा एक केस मैं आप लोग को और बता देता हूँ। स्टेट ऑफ सिक्किम का केस था 1994 का। तो वहां पर क्या हुआ था कि सिक्किम के अंदर जो था
जब 371F लाया गया था तो सिक्किम के अंदर ये था कि लोकल और नॉन लोकल, जैसा कि जम्मू कश्मीर में होता था कि भाई वहां पर ये होता था कि सिक्किम के लोग को प्रायोरिटी दी जाती थी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब के अंदर, और बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो सिक्किम के लिए स्पेशल प्रोविजन करती थी। तो जब ये स्टेट ऑफ सिक्किम का केस था तो इसके अंदर भी इस चीज को चैलेंज किया गया, इस चीज को कोर्ट के अंदर चुनौती दी गई कि भाई ऐसा भेदभाव क्यों कर रहे हो, क्योंकि हम तो भारतीय संघ है और हम लोग भारत की बात कर रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर एक स्टेट के लोग नौकरी पा सकते, जो वहां पर रहते वही पा सकते हैं, दूसरे स्टेट के लोग नहीं पा सकते, जैसा आपने जम्मू कश्मीर के अंदर देखा था। तो यहाँ पर स्टेट ऑफ सिक्किम केस के अंदर कोर्ट का डिसीजन आया कि जो लोकल वर्सेस नॉन लोकल्स है, तो वहां पर जो उनको नौकरियां दी जा रही है वो कहीं ना कहीं सिक्किम के स्पेशल प्रोविजन के तहत दी गई है 371F, और वो संविधान के किसी भी अनुच्छेद का वायलेशन, अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं चीजें ठीक निकल कर आई। तो ध्यान रखना, ये आर्टिकल 2 की स्टोरी कंप्लीटली हमने समझी। दोबारा रिपीट कर देता हूं, भारतीय संघ में नए राज्य का प्रवेश व स्थापना अनुच्छेद 2 था, और 2A के अंदर सिक्किम को एसोसिएट स्टेट बनाया। 35th अमेंडमेंट, 36th अमेंडमेंट हुआ, 2A रिपील हुआ और सिक्किम को कंप्लीट स्टेट बना दिया। स्पेशल प्रोविजन किस आर्टिकल के अंदर? 371F के अंदर। आरसी पोडियाल केस देखा हम लोगों ने, आरसी पोडियाल केस की जो जजमेंट आई वो मैंने आप लोगों को कंप्लीटली बता दी। अब आगे चलते हैं। अब आगे आप लोगों को समझना है आर्टिकल 3। देखो भाई, आर्टिकल 3 अगर आप लोग देखते हो तो थोड़ा सा आर्टिकल 3 अनुच्छेद 3 को समझाने से पहले मैं आप लोग को आर्टिकल 2 के बारे में बता देता हूं। देखो, कहोगे इतना तो बता दिया और कितना बताएगा, लेकिन कंपेयर करके बता देता हूं। देखो, ये इंडिया है, मान के चलो इंडिया है, मानते हो ना आप, बहुत सारी चीजें मानते हो कि लो मान लिया हमने, है प्यार नहीं तुमको, तो ऐसा ही कहीं ना कहीं मान लो, ये भी बहुत सारी चीजें मानते हो आप, पता नहीं क्या क्या सोच जाते हो कि भाई साहब एक बार अगर किसी ने तिरछी नजर से देखा है तो मान लिया शादी तक बात हो गई, तो यहां पर भी कुछ ना कुछ चीजें मान लो, ठीक है। तो अगर आपको, ये इंडिया है, अगर इसके बाहर आपको कोई अरेंजमेंट करना हो, कोई बाहर का स्टेट इंडिया में शामिल करना हो, तो जल्दी से बताओ किस आर्टिकल में, किस अनुच्छेद में होगा? वो आएगा किस आर्टिकल के अंदर? आर्टिकल 2 के अंदर। वहीं आर्टिकल 3 क्या कहता है कि जो स्टेट बन चुके हैं उन स्टेट के अंदर जो भी रीअरेंजमेंट करना है, इंटरनली रीअरेंजमेंट करना है, अभी स्टेटमेंट पढ़ के मैं आप लोगों को बताऊंगा भी, इंटरनली रीअरेंजमेंट जो भी होगा वो किस आर्टिकल के अंदर होगा? आर्टिकल 3। 2 बाहर है, 3 अंदर है, इतना याद रखना। बड़ा ही आसान तरीका है, बाहर के स्टेट को इंडिया में लाना है 2, इंटरनली रीअरेंजमेंट करना है, मतलब किसी स्टेट को स्टेट से बाइफरकेट अलग करना है, स्टेट की बाउंड्री को इंक्रीज करना है, स्टेट की बाउंड्री को डिक्रीज करना है, नेम चेंज करना है, इंटरनली जो भी चीजें होगी वो किस आर्टिकल के अंदर होगी? आर्टिकल 3 के अंदर होगी। तो ध्यान रखना, अंदर अनुच्छेद 3, बाहर अनुच्छेद 2। ये अंदर बाहर का कॉन्सेप्ट ध्यान रखना आप लोग कि अगर बाहर के स्टेट को अंदर ला रहे हैं तो आर्टिकल 2 होगा। आर्टिकल 3, आप लोग डबल मीनिंग मत ले जाना इस चीज की, तो आर्टिकल 3 जो होगा वो कहीं ना कहीं इंटरनली चीजें होगी, रीअरेंजमेंट जो इंटरनली होगा वो। दोबारा बता देता हूं, तो यहां पर अब हम लोग आर्टिकल 3 को डिटेल के अंदर पढ़ते हैं। देखो, आर्टिकल 2 में भी पार्लियामेंट के पास पावर थी, संसद के पास पावर थी, और आर्टिकल 3 में भी किसके पास पावर है? संसद के पास पावर है, पार्लियामेंट के पास पावर है। तो कंप्लीटली पढ़ते हैं। पार्लियामेंट में बाय लॉ, संसद कानून बनाकर फॉर्म ए न्यू स्टेट, नया राज्य बना सकती है। क्या? बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट और बाय यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट और पार्ट्स ऑफ स्टेट और बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू ए पार्ट ऑफ एनी स्टेट। सिंपल है, इतना इंग्लिश पे मत जाओ, सिंपल चीजें समझो। देखो, इसका मतलब ये हुआ कि एक स्टेट जो है उस एक स्टेट में से दूसरा स्टेट अलग कर सकते हो, उसकी कुछ डिस्ट्रिक्ट को हटाकर एक नया स्टेट बना दिया, राज्य से राज्य अलग कर दो। दूसरा क्या है, एक या 2 स्टेट जो है उसको कंबाइन कर दो, उसको यूनाइट कर दो, 2 स्टेट को मिलाकर एक स्टेट बना दिया गया, 2 राज्यों को मिलाकर एक राज्य बना दिया गया, ठीक है। तीसरा आप लोग ध्यान रखना कि यहां पर आपको दिखाई देगा कि यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू ए पार्ट ऑफ एनी स्टेट, किसी भी टेरिटरी को यूनाइट कर देना। यूनाइट मतलब उसको जोड़ देना, मतलब स्टेट के अंदर ये जो स्टेट बन चुका है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो यूपी है, उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश की कुछ डिस्ट्रिक्ट को हटाकर एक नया स्टेट बना सकते हो। आपने एग्जांपल देखा भी, जैसे आंध्र प्रदेश को अलग करके क्या बना? तेलंगाना बना।
आंध्र प्रदेश को अलग करके क्या बना, तेलंगाना बना। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं स्टेट से स्टेट अलग हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल पंजाब और हरियाणा को मिलाकर एक नया स्टेट बना दो, यूनाइट कर दो दो स्टेट को अलग कर दो, तो कहीं ना कहीं अनुच्छेद 3 के अंदर आर्टिकल 3 में वो चीजें आएगी। और किसके पास पावर दी गई है, पार्लियामेंट के पास पावर दी गई है, संसद के पास शक्ति दी गई है। अच्छा, थोड़ा सा मैं आप लोग को बता देता हूं, जो भी स्टूडेंट कुछ टाइम के लिए मैंने चंडीगढ़ में पढ़ाया था, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का नोटिफिकेशन आया हुआ है, तो ज़्यादा नहीं कुछ बच्चे हैं जिनके कमेंट आते हैं। खैर पंजाबी तो मेरे को इतनी आती है नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि भाई आप लोग के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो लोग वीडियो वगैरह देखते हैं और जिनके सजेशन मेरे पास पर्सनली सजेशन आए हैं, तो आप लोग के लिए ये है कि आप पीपीएससी की भी तैयारी कर रहे हो, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की भी, तो इससे बाहर भाई कुछ नहीं है। जो चीजें कवर होगी वो कंप्लीटली इसके अंदर हो जाएगी, क्योंकि जो भी मैं क्लास में पढ़ाता हूं तो ध्यान रखता हूं कि सभी का ध्यान रखा जाए कि यहाँ पर जो चीजें वो यूपीएससी लेवल तक भी हो, पीसीएस लेवल के हो, एसएससी लेवल तक भी चीजें हो। हाँ, थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, टाइम ही टाइम आप लोग के पास, पढ़ते रहो आराम से। कहोगे सर ऐसा मत कहो, टाइम बिल्कुल नहीं है भाई, टाइम है आप लोग के पास भाई। रात भर भी तो निकाल देते हो मैसेज का वेट करने में, कि आप एक बार हाई लिखते हो और 1.5 घंटे बाद रिप्लाई आता है हेलो, और जैसे ही मैसेज बजता है ना व्हाट्सएप का टन, और आपकी आग जो है ना एकदम खुल जाती है, भाई वाह अब बात बन गई। और आप लोग तो ऐसे होते हो कि एक बार अगर लड़की ने आपने हाई किया और लड़की ने हेलो का रिप्लाई कर दिया ना, बस तुरंत फीलिंग ले जाते हो भाई अब तो बात बन गई, खुद आगे से आया है। और भाई साहब खासकर उन लोगों के लिए, अगर पहले से कोई लड़की रिप्लाई कर दे फिर तो भाई आप बिल्कुल फिदा हो, आप तो पता नहीं कौन से आसमान में पहुंच जाओगे। खैर, तो भाई इतना इंतजार करते हो, रात भर इंतजार करते हो किसी के लिए। कई लोग कह रहे हैं सर आप क्या समझोगे, प्यार क्या चीज होती है। तो मैं एक चीज बता देता हूँ, सचिन तेंदुलकर से पूछ रहे हो बल्ला कैसे पकड़ते हैं। खैर ये तो एक मजाक की चीज थी। तो भाई वो चीजें हैं, तो टाइम है तो उन वीडियो को कंप्लीटली कवर करो, डिटेल में करो। और 5, 10, 15 मिनट में कुछ नहीं होता। अगर एक वीडियो भी 40-50 मिनट की आ रही है तो कंप्लीटली देखो उसे, 2 या 3 बार देखो समझने के लिए, बार बार चक्कर नहीं काटने की, यहाँ देख रहे हो वहां देख रहे हो वीडियो वगैरह, एक बार चीजें कवर हो। ठीक है, खैर आगे बढ़ता हूं मैं। तो आर्टिकल 3 में मैंने बताया कि स्टेट से स्टेट, राज्य से राज्य अलग कर सकते हो, 2 राज्यों को मिला सकते हो, राज्य का सेपरेशन कर सकते हो। अगला लिखा हुआ इंक्रीज द एरिया ऑफ स्टेट। बच्चों ध्यान रखना है, अगली स्लाइड के अंदर आपको हिंदी भी मिल जाएगी। किसी भी स्टेट का एरिया बढ़ा सकते हो, क्षेत्रफल बढ़ा सकते हो। भाई साहब एरिया के बढ़ाने की अगर मैं बात करूं, एरिया को इंक्रीज करने की बात करूं, तो गांव में आपने खासकर देखा होगा 2 खेत के बीच में अगर एक छोटा सा एरिया आ रहा है तो क्या करता है कि ये वाला बाउंड्री को बढ़ाते बढ़ाते आगे तक ले जाता है, और वो वाला भी दूसरा ही होता है कि ना भाई कैसे ले ली, इसके ऊपर तो मूंछों की लड़ाई होगी, और कहीं ना कहीं ये खेत मेरा है, ये चीजें मेरी है। तो इंक्रीज एरिया ऑफ स्टेट, तो स्टेट को आप बढ़ा सकते हो। जैसे कल की डेट को फॉर एग्जांपल मान लो ये हो कि आंध्र प्रदेश, मैं आंध्र प्रदेश का ही नाम ले लेता हूँ भाई, यूपी का लूंगा, बिहार का लूंगा, हरियाणा का लूंगा, तो सभी बच्चे ज्यादातर नॉर्थ इंडिया के वो कहेंगे भाई मास्टर को तो बताना पड़ेगा कैसे बढ़ा दे। ठीक है, तो इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, किसी भी स्टेट का क्षेत्र बढ़ा सकते हो। डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट, किसी भी स्टेट का एरिया कम कर सकते हो। अल्टर द बाउंड्री ऑफ एनी स्टेट, किसी भी स्टेट की बाउंड्री में परिवर्तन, उसकी सीमा में परिवर्तन कर सकते हो। ध्यान रखना, क्षेत्र बढ़ा सकते हो, क्षेत्र कम कर सकते हो, उसकी बाउंड्री में चेंज कर सकते हो। अगला लिखा हुआ अल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट, किसी भी स्टेट का नाम चेंज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल पंजाब का नाम चेंज करके कर दिया कनाडा, या पंजाब का नाम चेंज करके कोई भी XYZ कर दिया। ठीक है, तो किसी स्टेट का नाम एरिया इंक्रीज कर सकते हो, एरिया को कम कर सकते हो, उसकी बाउंड्री को इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, और उसका नाम चेंज कर सकते हो। दोबारा रिपीट कर देता हूं, कौन करेगा, पार्लियामेंट करेगी, संसद करेगी। आर्टिकल 2 में भी कौन करेगी, संसद करेगी। ध्यान रखना, संसद संसद संसद, बाहर की चीज अंदर लेकर आनी है आर्टिकल 2। इंटरनली रीअरेंजमेंट करना है, कौन सा आर्टिकल, अनुच्छेद 3। एरिया को बढ़ाना है, एरिया को कम करना है, बाउंड्री चेंज करनी है, नाम चेंज करना है। एक बार मैं हिंदी में और दिखा देता हूं वरना बच्चे नाराज हो जाएंगे। तो आप देखना यहाँ पर हिंदी में आपको दिखाई देगा, संसद विधि द्वारा, अनुच्छेद 3 के अंदर पढ़ रहे थे, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं या नाम में परिवर्तन। तो संसद विधि द्वारा, संसद कानून बनाकर किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग कर दे, 2 या अधिक राज्यों को या राज्यों के भाग को मिला दे, या किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिला दे,
तो ये जितना भी रीअरेंजमेंट होता है वो आपको कौन करेगा यहाँ पर, संसद करेगी। और क्या करके करेगी, कानून बनाकर। अगला दिखाई देगा किसी राज्य क्षेत्र बढ़ा सकेगी, कम कर सकेगी, सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी और नाम में परिवर्तन कर सकेगी। जितने भी रीअरेंजमेंट होंगे वो किस अनुच्छेद के अंदर होंगे, किस आर्टिकल के अंदर होंगे, आर्टिकल 3 के अंदर होंगे। ध्यान रखना बच्चों, आर्टिकल 3 के अंदर होंगे। मैं आप लोगों से सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, बाहर का स्टेट इंडिया में लाना है, आर्टिकल 2। इंटरनल स्टेट के अंदर कोई भी चीजें चेंज करनी है, किस आर्टिकल के अंदर, आर्टिकल 3 के अंदर। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखना भाई, थोड़ा सा मैं पिछली स्लाइड पे जाऊंगा। यहां पर आपको दिखाई देगा कि ये जितनी भी चीजें हो रही है वो आर्टिकल 3 के अंदर हो रही है। और दूसरा यहां पर ध्यान रखना कि प्रोवाइडेड दैट नो बिल फॉर द पर्पस शैल बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट and unless where the proposal content the will affect the area boundary or name of any state। इतना ध्यान नहीं देना, मैं सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूं। भाई अब आप खुद सोचो, किसी स्टेट का एरिया बढ़ा रहे हैं, किसी स्टेट का एरिया कम कर रहे हैं, किसी स्टेट का नाम चेंज कर रहे हैं, जो भी चेंज उसके अंदर हो रहा है, जो भी इंटरनली रीअरेंजमेंट हो रही है, तो ये बिल सबसे पहले किसके पास जाएगा, ये बिल आएगा प्रेसिडेंट के पास। किसके पास, राष्ट्रपति के पास। और कैसे आएगा वो आगे चीजें जब डिटेल में होगी तो और आ जाएगा, बिल के ऊपर जब हम लोग बात करेंगे। जब ये बिल राष्ट्रपति के पास आएगा तो राष्ट्रपति क्या करेगा, इस बिल को उस स्टेट के पास भेज देगा जिस स्टेट के अंदर रीअरेंजमेंट करना है। देखो यहां पर लिखा होगा, प्रोवाइड नो बिल इंट्रोड्यूस इन आइदर हाउस एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। मतलब पहले किसकी रिकमेंडेशन चाहिए, प्रेसिडेंट की। द बिल हैज बीन रेफर्ड बाय द प्रेसिडेंट टू द लेजिस्लेचर ऑफ दैट स्टेट। उस राज्य का जो विधानमंडल होगा, उस विधानमंडल के पास राज्य ये प्रेसिडेंट भेजेगा फॉर एक्सप्रेसिंग इट्स व्यूज, उसके व्यू जानने के लिए। ध्यान रखना, एक्सप्रेसिंग इट्स व्यू। भारत का राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस स्टेट के पास भेजेगा उनकी राय जानने के लिए। ध्यान रखना यहाँ पर राय है, सिफारिश नहीं लिखी हुई। राय और सिफारिश के अंदर, रिकमेंडेशन और व्यू के अंदर डिफरेंस होता है। तो प्रेसिडेंट ने उस स्टेट के पास ये बिल भेजा कि भाई आपकी बाउंड्री को कम किया जा रहा है, आपकी बाउंड्री को बढ़ाया जा रहा है, आप अपनी राय दो, आप अपने विचार रखो। उसके बाद क्या होता, थोड़ा सा मैं इसको कंप्लीटली ना पढ़ते हुए सिंपल सा पढ़ा देता हूं। बिल आया, राष्ट्रपति ने उस बिल को किसके पास भेजा, राष्ट्रपति ने उस बिल को भेजा स्टेट लेजिस्लेचर के पास, राज्य विधानमंडल के पास, सिर्फ राय जानने के लिए। अब चाहे वो स्टेट अपनी राय दे ना दे, और या कितने टाइम पीरियड में दे, यहाँ पर टाइम पीरियड नहीं लिखा हुआ है। देखो, सच टाइम पीरियड एज स्पेसिफाइड इन द रेफरेंस, मतलब वो टाइम पीरियड होगा जो भारत का राष्ट्रपति डिसाइड करे। तो यहाँ पर होता क्या है, सिंपल लैंग्वेज में समझते, इतना डिटेल में नहीं जाते हुए। प्रेसिडेंट ने वो बिल भेजेगा स्टेट लेजिस्लेचर के पास, राज्य विधानमंडल के पास राष्ट्रपति वो बिल भेजेगा। राष्ट्रपति ने मान लो दे दिया कि भाई 10 दिन का टाइम है, 10 दिन के अंदर अंदर आप अपनी राय दो। यहां पर टाइम नहीं लिखा हुआ बच्चों, ध्यान रखना। टाइम डिसाइड करेगा प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट 10 दिन 15 दिन जो भी उसको दिया है, उस स्टेट का लेजिस्लेचर उस बिल को पढ़ेगा, अपनी राय देगा। अगर वो चाहता कि हाँ ठीक है हमारे नाम को चेंज कर दो, तो कहीं ना कहीं वो सिंपल प्रोसीजर से वो बिल पास हो जाएगा। उसके बाद अगर उस स्टेट ने मना कर दिया कि नहीं भाई स्टेट का नाम चेंज नहीं होना चाहिए, स्टेट का एरिया चेंज नहीं होना चाहिए, तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो भी क्या होगा, वो बिल पास हुआ समझा जाएगा। और बता देता हूं, इसी चीज की वजह से, इस क्लॉज की वजह से ही कहा जाता है कि आर्टिकल 3 हमारे संविधान का कहीं ना कहीं फेडरल स्ट्रक्चर का, संघीय क्षेत्र का कहीं ना कहीं सबसे वीकेस्ट पार्ट है, सबसे दुर्बल भाग है अनुच्छेद 3। क्योंकि राज्य को तो शक्ति नहीं है भाई, आप उसके अंदर कुछ चीजें चेंज कर रहे हो और आपको अधिकार ही नहीं है, सिर्फ आप अपनी राय दे सकते हो, डिसीजन लेना ना लेना उसके हाथ में है। तो ध्यान रखना यहां पर ये चीजें होती है। तो राष्ट्रपति इस बिल को भेजेगा स्टेट के पास और स्टेट को बोल दिया कि भाई तुम्हें 10 दिन 15 दिन 20 दिन का टाइम दे रहा हूं, टाइम पीरियड मेंशन नहीं है, राष्ट्रपति डिसाइड करेगा। और मान लेते हैं कि 1 हफ्ते 10 दिन का टाइम दिया और स्टेट ने कहा कि ठीक है भाई हमारी तरफ से ओके है, तो बिल ओके हो जाएगा। और स्टेट ने बोल दिया कि नहीं भाई हम इसके ऊपर सहमत नहीं है, तो ध्यान रखना तब भी ये बिल पास हो जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ पर ज्यादा पावर किसको दी गई है, यहाँ पर पार्लियामेंट के पास पावर है और स्टेट के अंदर कोई चीज चेंज की जा सकती है, उसके सिर्फ व्यू लिए जाएंगे, बाकी चीजें यहाँ पर नहीं देखी जाएगी।
थोड़ा सा मैं आप लोग को एग्जांपल बता देता हूं। जब आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना बना, 2 जून 2014 को फाइनली तेलंगाना बन गया था। आंध्र प्रदेश से अलग होकर जब तेलंगाना बना तो तेलंगाना के व्यू जानने के लिए राष्ट्रपति ने उनके पास बिल भेजा, ठीक, मतलब आंध्र प्रदेश के पास। तो आंध्र प्रदेश ने उस बिल को मना कर दिया था, लेकिन फिर भी तेलंगाना बन गया क्योंकि यहां पर ऐसी कोई चीज मेंशन नहीं है। तो बच्चों आप लोगों से सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं, बिल सबसे पहले किसके पास आएगा? प्रेसिडेंट के पास, राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति किसके पास भेजेगा? स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानमंडल के पास। कितने दिन का समय होगा? प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा। स्टेट लेजिस्लेचर ने जो भी टाइम पीरियड दिया गया, अगर उस टाइम पीरियड के अंदर बिल पास कर दिया तो फाइनली बिल पास हुआ समझा जाएगा। अगर स्टेट ने मना कर दिया तो भी बिल को जनरली पास समझा जाएगा। किसके ऊपर डिपेंड करता है? पार्लियामेंट के ऊपर, संसद के ऊपर, ठीक है। हालांकि इस आर्टिकल को लेकर, इस अनुच्छेद को लेकर हमारी संविधान सभा में लंबी बहस चली थी। तो थोड़ा सा मैं आप लोग को बता देता हूं कि केटी साहा जो हमारी संविधान सभा के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एक्टिव मेंबर थे, उन्होंने बहुत ही एक अच्छा विचार रखा। भाई साहब उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भाई देखो, ये सारी चीजें आपको दिखाई दे रही है, इसमें ज्यादा पावरफुल, ज्यादा ताकतवर कौन है? राष्ट्रपति है। यहां पर ज्यादा पावरफुल आपको कौन दिखाई देगा? पार्लियामेंट है, संसद है। स्टेट के पास ऐसी कोई पावर नहीं दिखाई दे रही है। तो उन्होंने कहा कि भाई जब आप स्टेट में कुछ चीजें चेंज कर रहे हो, तो वहां के लोग के व्यू जानना जरूरी है। वहां की जनता के सिफारिश, रिकमेंडेशन पे ये चीजें होनी चाहिए। मतलब सेंट्रल डिसाइड ना करे अकेले, स्टेट डिसाइड करे कहीं ना कहीं। तो केटी साहा ने सुझाव दिया कि भाई स्टेट की रिकमेंडेशन होनी चाहिए, स्टेट की सिफारिश होनी चाहिए। यहां पर तो आप सिर्फ उनके व्यू जान रहे हो, खाली व्यू से बात नहीं होनी चाहिए, उनके रिकमेंडेशन, उनकी सिफारिश भी होनी चाहिए। उनकी सहमति होगी तभी उसके अंदर कुछ चेंज किया जाना चाहिए। ये केटी साहा की स्टेटमेंट थी, संविधान सभा के काफी एक्टिव मेंबर थे। उन्होंने कहा कि ये चीजें ऐसे चेंज होनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि इससे होगा क्या? उन्होंने कहा कि जब स्टेट को हम ज्यादा ताकत दे देंगे तो कहीं ना कहीं इससे हमारा लोकतंत्र, इससे हमारी डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं स्ट्रांग होगी। उससे क्या होगा? कहीं ना कहीं सेल्फ गवर्नमेंट वाला सिस्टम जो महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज का जो सपना देखा था, कहीं ना कहीं वो मजबूत होगा। तो ध्यान रखना कि इस आर्टिकल 3 को लेकर केटी साहा, मैं लिख देता हूं उनका नाम, केटी साहा की स्टेटमेंट थी कि कहीं ना कहीं सेंट्रल, केंद्र सरकार केवल डिसाइड ना करे, यहां पर राज्य सरकार की सहमति होनी चाहिए, वहां के लोग की सहमति होनी चाहिए, लोकतंत्र कहीं ना कहीं मजबूत होगा। हालांकि उनकी बातों को नहीं रखा गया क्योंकि आपको दिखाई देगा आर्टिकल 3 के अंदर ज्यादा पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास पावर है, ठीक है। तो ये आपको कंप्लीटली स्टोरी दिखाई देगी किस आर्टिकल की? आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 की स्टोरी। एक बार कंप्लीटली रिवाइज करवा देता हूं मैं। आर्टिकल 2 में क्या लिखा हुआ था? एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इन द यूनियन ऑफ इंडिया, भारतीय संघ में नए राज्य का प्रवेश व स्थापना। उसके बाद कौन डिसाइड करेगा? पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। आर्टिकल 2A हमने देखा, सिक्किम एसोसिएट स्टेट बना। 35th अमेंडमेंट, 36th अमेंडमेंट, आरसी पोडियाल केस देखा। आर्टिकल 3 के अंदर रीअरेंजमेंट वाली चीजें हमने देखी, एरिया को इंक्रीज कर देना, एरिया को डिक्रीज कर देना, बाउंड्री को कहीं ना कहीं क्या कर देना? चेंज कर देना, किसी स्टेट का नाम चेंज कर देना। और ये जो बिल है वो प्रेसिडेंट के पास, फिर उसके बाद स्टेट के पास, स्टेट लेजिस्लेचर के पास टाइम पर डिसाइड होगा और फाइनली वो बिल पास हो जाएगा। पार्लियामेंट के पास यहाँ पर आपको ज्यादा पावर दिखाई देगी। तो आज की क्लास को मैं यहीं पर रोकना चाहूंगा। आर्टिकल 2 और 3 के ऊपर मैंने डिटेल में बातें की, एक एक चीज मैंने आप लोगों को पढ़ाई। उम्मीद करता हूं कि आपको क्लास पसंद आई होगी। तो यहाँ पर क्या है कि जो भी चीजें हुई है, आप अगर एक बार में चीजें समझ में नहीं आती तो भाई यूट्यूब पे है, तो आप उसको कंप्लीटली डिटेल के अंदर देखो, बार बार देखो जितनी बार हो सके, ठीक है। इसी बहाने आप मेरे को भी देख पाओगे। तो दूसरा क्या है, लास्ट में जाते जाते मैं आप लोग को बता देता हूँ, अगली क्लास जो होगी मेरी, जैसे हो सकता है मॉडर्न इंडिया को लेकर मैं बात करूं, दूसरे सब्जेक्ट को लेकर बात करूं, तो टाइम टू टाइम वो चीजें आपको मिलती रहेगी, यूट्यूब के ऊपर अपडेट होता रहेगा। जो भी आपके सजेशन है, जो भी आपका कमेंट है, जो भी क्वेश्चन है या जो भी डाउट है, आप जरूर लिखें, मैं उसका रिप्लाई दूंगा और चीजें आपको स्मूथली मिलेगी। और लास्ट में जाते जाते एक ही बात कहना चाहूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, क्योंकि बार बार मैं यही बात बोल रहा, क्यों पका रहे बात बोल के, लेकिन क्या करें भाई, ये चीज़ें बोलनी पड़ती है, क्योंकि मेरे को पता आप लोग तो निकम्मे करने वाले तो हो नहीं। अरे और तो छोड़ो, अगर मैं बात करूँ अपने घर वालों की भी,
तो क्या है कि यार घर वाले वीडियो देखते रहते लेकिन लाइक कमेंट सब्सक्राइब किसी ने नहीं कर रखा। बाद में देखा मैं कहा यार तुम लोग ही साथ नहीं दोगे तो बाहर वाला कौन साथ देगा। खैर आप लोग का साथ चाहिए चीज़ें स्मूथली चलाने के लिए, हमें मोटिवेशन मिलेगा। आज की क्लास को मैं यहीं पर ओवर करना चाहूँगा। थैंक यू बच्चों, ख्याल रखो अपना। थैंक यू।